नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही सरकार और सरकार की इसी कोशिश पर पलीता लगाते इंसानियत के दुश्मनों की। देश के साथ साथ यूपी में भी अब कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। लगातार होता वैक्सीनेशन और बेहतर होता इलाज इसकी बड़ी वजह है, मगर प्रदेश में इलाज के नाम पर वसूली, मनमानी फीस और कालाबाजारी की खबरों पर लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो साथ ही कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर अनियंत्रित भीड़ है, तो कहीं एक धर्मगुरु के जनाजे में जमा हुई हजारों की भीड़। ऐसे में सवाल यह है, क्या ऐसे हारेगा कोरोना? कोरोना भले ही कहर बरपाए, दहशत बढ़ाए, मगर आपको और हमें कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि लड़ना है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में कोरोना के आंकड़े कुछ कम हुए हैं, मगर ये आंकड़े अभी भी चिंता का सबब बने हुए हैं। यूपी में भी यही हाल है। सरकार कोरोना पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। डॉक्टर, नर्सेस अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश कोरोना को मात दे देगा। लेकिन हमारे ही समाज से कुछ लोग कालाबाजारी कर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस मुश्किल दौर में भी चांदी काटने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें आजमगढ़, संभल, नोएडा और राजधानी लखनऊ से सामने आई है। ये 4 तस्वीरें देखिए। आजमगढ़ में इलाज के नाम पर मनमानी वसूली की जा रही है। लोग अपनों की जान बचाने के लिए अस्पतालों की मिन्नतें कर रहे हैं, मगर अस्पताल मनमाने रेट वसूल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अब ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। तो वहीं संभल में एम्बुलेंस संचालक इस मुश्किल दौर में मरीजों के परिजनों से उगाही पर उतर आए हैं। इसलिए प्रशासन को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के रेट तय करने पड़े। नोएडा से भी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर के नाम पर एडवांस रुपए ले लेता था और फिर सामान नहीं देता था। तो वहीं लखनऊ में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को धर दबोचा है जो एक हफ्ते के लिए लोगों को 30 से 40 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर किराए पर दे रहा था। पेशेंट्स का फर्जी डिटेल बना के कुछ हॉस्पिटल्स के पर्चे पे लिखवा के कि हमें सिलेंडर चाहिए, उसके बारे में कर रहे थे। हमें सूचना मिल रही थी, तो हमने इसमें अपने गोपनीय लोग लगा रखे थे। तो हमें कल एक रिजवान करके व्यक्ति था जिसके पास से 68 सिलेंडर हमें मिले हैं, जिसमें 52 बड़े सिलेंडर हैं जो हॉस्पिटल्स में यूज़ हो सकते हैं। वो बरामद किए गए हैं, उनको FIR भी की गई है, उनको जेल भेजा गया है। उसमें जो बाकी अस्पताल जो फर्जी इस तरह की सूचना सर्टिफिकेट दे के उनके द्वारा ये ले रहे थे सर्टिफिकेट, उनके खिलाफ भी जांच करी जा रही है। यानी कोरोना काल में शहर शहर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो तिजोरियां भरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे लोग कब बाज आएंगे? क्या इस नाजुक दौर में भी चंद पैसे कमाने का लालच नहीं छोड़ा जा सकता? सवाल ये भी है कि क्या ऐसे लोग कानून के साथ साथ इंसानियत के भी सबसे बड़े दुश्मन नहीं हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, एक तरफ ये अव्यवस्था है, एक तरफ ये कालाबाजारी है, मनमानी फीस वसूलने, चांदी काटने, तिजोरियां भरने की होड़ है। तो दूसरी तरफ यूपी में आज से 11 और जिलों में 18 साल से ऊपर वाले नागरिकों का टीकाकरण शुरू हो गया है। अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, शाहजहांपुर और गौतम बुद्ध नगर में टीकाकरण आज से शुरू किया गया। भारत बायोटेक हैदराबाद से 1.5 लाख और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से 4 लाख डोज वैक्सीन लखनऊ पहुंच चुकी हैं। फिलहाल यूपी में 9,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस वाले 7 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा था। जिन जिलों में 18 साल से ऊपर वाले लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा था उसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली जैसे जिले शामिल थे, लेकिन अब इसमें 11 और जिले जोड़े गए हैं।
तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, हमने आपको हर पहलू से ये बताने की कोशिश की कि वैक्सीनेशन चल रहा है। कुछ नए जिले जोड़े गए हैं जहां 18+ वालों को वैक्सीन दिया जा रहा है। हमने आपको यह भी बताया सरकार कोशिश कर रही है, डॉक्टर दिन रात एक कर रहे हैं। तो साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि समाज और इंसानियत के दुश्मन पैसे कमाने में जुटे हुए हैं, तब जबकि लोग अपनों को खो रहे हैं। ऐसे में ये लोग अपनी तिजोरियां भर लेना चाहते हैं और यही वजह है कि कोई कंसंट्रेटर किराए पर देने के नाम पर वसूली कर रहा है, कोई सिलेंडर के मुंह मांगे दाम मांग रहा है, कोई एडवांस पैसे लेकर भी सामान मुहैया नहीं करा रहा। तो शामली से भी एक ऐसी ही चौंकाने वाली और हैरान करने वाली खबर आई। यहां अस्पताल के कर्मचारी ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के नाम पर 10,000 रुपए वसूली कर ली और खाली सिलेंडर मरीज को लगा दिया। नतीजा, कुछ देर बाद मरीज की मौत हो गई। इसके बाद जब यह खबर अधिकारियों को पता लगी तो अधिकारियों ने उस कर्मचारी से पहले तो 10,000 रुपए की रिश्वत वापस कराई और फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शामली की तस्वीरें हैं। देखिए, यही वो कर्मचारी है जिसने 10,000 रुपए की रिश्वत ली और खाली सिलेंडर लगा दिया। तो ये समाज के, इंसानियत के वो दुश्मन है जो उस दौर में जब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये लोग चांदी काटने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, सीधा अपने पैनल के पास चलते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नवीन श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी और हमारे साथ डॉक्टर NK शर्मा जी। आप अध्यक्ष हैं, IMA प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ साथ अभी कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। नवीन जी, अनुराग जी और डॉक्टर NK शर्मा, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सरकार से पूछूं, एक्सपर्ट से पूछूं, उससे पहले विपक्ष की राय में लेना चाहता हूं। अनुराग जी, आज मैं पहले आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल। सर, सरकार कोशिश कर रही है, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, सब लोग जान जोखिम में डालकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो इस मुश्किल दौर में भी चांदी काटने पर आमादा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों या समाज के और लोग जो लगातार कोरोना की जिस महामारी के बीच में लगातार पब्लिक की और जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, जनता के लोग तो, जो समाज के लोग तो समाज की सेवा में लगे ही रहते हैं। बट सवाल मेरा दूसरा सरकार से है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। सरकार की जिम्मेदारी होती है कहीं किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो पाए। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सारी जगह जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो व्यवस्थाएं होती है, जो हेल्थ व्यवस्थाएं होती हैं, वो सुचारू रूप से चले। लेकिन सरकार अपनी हेल्थ व्यवस्था बनाने में, सुचारू रूप से चलाने में तो पूरी तरह फेल हो गई। अगर ये व्यवस्था उन्होंने, मैंने आपको पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं, अगर यही सरकार ने 1.5 साल पहले ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर ली होती, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कर ली होती, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कर ली होती, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं कर ली होती, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं कर ली होती, तो शायद आज इतने लोगों की, जो लोगों में स्थिति है तड़प तड़प के मरने की, शायद वो तो नहीं मिलती, वो तो देखने को नहीं मिलती ना। अफरा तफरी का माहौल तो देखने को नहीं मिलता ना, जिस तरह का, जिस तरह की, नहीं मैं सेंटेंस पूरा कर लूं, जिस तरह के ये लोग अपना प्रोपेगेंडा गाते रहे कि नहीं देखिए कोरोना में हमने ऐतिहासिक काबू पा लिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड और यहाँ मैगजीन में अच्छी अच्छी तारीफें, ऐतिहासिक काबू हुआ है। तो मुझे लगा ऐतिहासिक काबू की जगह अपने वाकई काम कर लिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो काम कर रहे थे, इसमें कोई राजनीति तो थी नहीं भाई, अपने लोगों के लिए काम करना था। ऐसा तो है नहीं कि आप काम करते तो उसमें कुछ विशेष दल के लोगों को फायदा होता, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की जानें बचती। जो लोगों की जानें जा रही हैं वो तो किसी पार्टी विशेष की नहीं हो, तो अपने ही लोग हैं। आपके पास ये दर्द तो अपना था, तो आपको उस पर काम करना चाहिए था। जब हम आपसे सवाल पूछते हैं आपने काम नहीं किया, तो आप विपक्ष पे उंगली उठाने लगते हो। अरे भैया, अभी सत्ता पक्ष विपक्ष छोड़ दो, अपनी नाकामी की वजह से फिर आपने पंचायत चुनाव भी करा दिया। पंचायत चुनाव में भी जो कोरोना बचा था वो गांव-गांव तक पहुंच गया। मैं अनुराग जी आता हूं आपके पास, अभी तो बहुत से सवाल पूछने हैं मुझे आपसे और आप अपनी बात पूरी रखिएगा। अनुराग जी आता हूं आपके पास। नहीं, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। उसके बाद अब आप कह रहे हो कि कोरोना में केसेस की कमी। अरे आप आंकड़ों से कलाबाजी कर रहे हो, गांव-गांव में पहुंच गया। गांव में क्या टेस्टिंग हो रही है क्या? अब मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं इस जिले से उस जिले। अरे सर, मैं हाथ जोड़ते आपसे निवेदन करता हूं, गांव की तरफ भी देख लीजिए क्या हालत है गांव में। आपने देखा बक्सर में आपको चित्र आए होंगे। हाँ, नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं, गांव में भी केसेस बढ़ रहे हैं और ये सरकार तक भी चीजें पहुंच रही हैं, रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं। अनुराग जी, मैं आता हूं इस पर आपके पास। डॉक्टर NK शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर NK शर्मा साहब, कई बार हमें ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कई बार ऐसा लगता है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी है, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक एक व्यक्ति 65 सिलेंडर दबाए बैठा है, कालाबाजारी कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर कम नहीं है, नतीजा उन लोगों को खंगालने, तलाशने की है जिन्होंने ये इक्विपमेंट्स दबा के रखे हुए हैं, जो आम व्यक्ति को चाहिए इस वक्त।
देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है सर जी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को ये बताना चाहूँगा, 135 करोड़ के इतने बड़े विशाल देश के अंदर ये बात बिल्कुल पहले से ही सब लोगों को मालूम है और सरकार भी इससे अवगत है, और पहले की चाहे कोई भी सरकार रही है, क्योंकि देश के अंदर डॉक्टरों की संख्या और पैरामेडिकल के स्टाफ की संख्या तो कम है। जिस रेशो से हमारे देश के अंदर जनसंख्या है उस रेशो से क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन फिर भी यदि हम रेशो उठा करके देखते हैं और 135 करोड़ के देश में जिस तरीके से हमारे डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके एक सैनिक की भांति जिस तरीके से आम जनता की सेवा की है और लोगों की जान बचाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे चिकित्सक साथीगण, तो ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे डॉक्टर साथी लोग कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक सरकार के ऑक्सीजन वाली बात जो आपने रखी है, ये तो आम जन को, लोगों को सोचना चाहिए। जनता में सभी की ये एक धारणा होनी चाहिए कि हम समाज के हित में कुछ अच्छा काम करें, आगे आए। और इस तरह की जो घटनाएं हैं कि एक आदमी ने 20 सिलेंडर इकट्ठे कर लिए, एक ने 50 सिलेंडर कर लिए, ये समाज के दुश्मन भी है, मानवता के दुश्मन भी है। इन लोगों को तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम उठा करके, बिल्कुल सर, ये सवाल मैं जरूर बीजेपी के हमारे प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी से पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, चूंकि आज मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ चूंकि डॉक्टर एनके शर्मा जी हैं और एक्सपर्ट के तौर पर वो हमारे साथ है, तो आज बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब आप या तो जानना चाहते हैं या आपको जानना चाहिए, मसलन प्लाज्मा थेरेपी, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, ऑक्सीमीटर, ये वो सवाल हैं इस दौर में जिनके जवाब जानना चाहते हैं और एक्सपर्ट के तौर पर हम डॉक्टर एनके शर्मा जी से सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं इस डिबेट में स्वागत करता हूं सैफ खान साहब का, हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सैफ खान साहब, बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। उससे पहले नवीन श्रीवास्तव जी, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। नवीन जी, किसका फेलियर है? मिलावट अगर होती है, लोगों की जान खतरे में आती है, तो कार्रवाई सरकार करती है। इस मुश्किल दौर में आप जब एक एक सिलेंडर जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई 65 सिलेंडर लेकर बैठा हुआ है, यह किसका फेलियर है, यह किसकी नाकामी है सर? अनुराग भदौरिया जी कुछ प्रश्न कर रहे थे, सरकार की नाकामी बता रहे थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1956 में भी डॉक्टर साहब ने भी चर्चा की, उसी को मैं बढ़ाना चाहूंगा। अरे लोगों की मौतें 1956। अनुराग जी अभी सुन तो लीजिए, शुरू किया है आपने अपनी बारी में, किसी ने नहीं टोका आपको। अनुराग जी एक मिनट अनुराग जी, 1956 की बात। अनुराग जी अभी डिबेट का पहला ही सवाल है सर, रुकिए एक मिनट, आप नवीन जी बोलिए। 1970, 1980, 1990 की स्थापना की प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज की। अनुराग जी प्लीज मजबूर मत करिए सर, मैं पिछली बार भी आपको कहा था सर, आप सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात पूरी रखिएगा। अब बोले आप नवीन जी। उस समय 1956 में डॉक्टर्स की संख्या 16,000 निर्धारित की गई थी, लेकिन ये आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, डॉक्टर आइमा के जो अध्यक्ष, उन्होंने भी इस बात को इंगित किया। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो मात्र 10,000 सरकारी डॉक्टर थे, और हमने जो पहली भर्ती की वो डॉक्टर्स की थी, 3,028 डॉक्टर्स की भर्ती निकाली थी, और आपको जान के और आश्चर्य होगा कि मात्र 2,000 डॉक्टर आए। कारण क्या था? डॉक्टर्स की कमी थी। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी 17 में, तो मात्र 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज के तारीख में 22 मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है और 30 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है, यानी हर 3 जिले पे। और डॉक्टर रातों रात नहीं बन जाते हैं, 4 साल 5 साल की पढ़ाई के बाद होता है। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे जगहों पे आपके पास भी तस्वीरें होंगी, वेंटिलेटर रखे हैं, सारे उपकरण है, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाला टेक्निकल स्टाफ नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे डॉक्टर्स के, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ का, कि अपने सीमित संसाधन, अपनी सीमित संख्या के बावजूद 135 करोड़ आबादी भारत की है, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के सारे 87 देशों की आबादी 131 करोड़ है,
लेकिन वहां मृत्यु कितने लोगों की हुई है? 18 लाख लोगों की। भारत में 2,51,000। ये हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की बहादुरी है या उनका डेडिकेशन है कि हम सीमित संसाधन के बावजूद अपने लोगों की जान नहीं, बचाने जब में आप सफल सीमित रहे हैं। संसाधनों का जिक्र करते हैं नवीन जी, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि कोरोना की ये दूसरी लहर है, पहली लहर तो है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि पिछले 3 दिन पहले देश में या उत्तर प्रदेश में कोरोना एंटर हुआ हो। जब आप ये बार बार सीमित संसाधन शब्द का इस्तेमाल करते हो तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब पूरा 1.5 साल का वक्त, 1 साल का वक्त आपके पास था, तो ये सीमित संसाधन असीमित संसाधनों में क्यों नहीं बदले? ये वक्त आपके पास कम था क्या? निश्चित रूप से वक्त था, लेकिन दुनिया के जो सबसे विकसित राष्ट्र है, सबसे विकसित जो विद्वान वैज्ञानिक है, वो अभी किसी प्राकृतिक आपदा का 100% अनुमान नहीं लगा पाए। एम्स के एक्स डायरेक्टर हैं डॉक्टर ऋषि मिश्रा, उनका मैं लेख पढ़ रहा था कि इस बार कोरोना की दूसरी लहर 30 गुनी अधिक घातक होगी। इसका अंदाजा हमारे कोई विशेषज्ञ नहीं लगा पाए। कमियां हुई हैं, कुछ चूक हुई है, लेकिन अब हम उसको बेहतर कर रहे हैं। एक बार और मैं कहना चाहूंगा, बार बार ये चर्चा आती है कि साहब यूपी में चुनाव हुए, पंचायत राज अभी भदौरिया कह रहे थे, और बंगाल के चुनाव हुए, लेकिन सबसे अधिक आप देखिए तो दर कहां है संक्रमण की या मृत्यु की? महाराष्ट्र, क्या वहां कोई चुनाव था? दिल्ली, क्या वहां कोई चुनाव था? छत्तीसगढ़, क्या वहां कोई चुनाव था? कहीं कोई चुनाव नहीं थे। ये बहुत सारी परिस्थितियां मिलकर हमारे यहाँ संक्रमण की दर बढ़ी। ये एक वैज्ञानिक शोध का विषय है जिस पर हम सारे लोग चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष का कितना नकारात्मक रवैया रहा, इसको मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जब कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन हमारा सबसे बड़ा हथियार है, तो विपक्ष के जिम्मेदार नेताओं ने वैक्सीन के खिलाफ जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने का काम किया, चाहे वो श्रीमान राहुल गांधी हो, उनके पार्टी के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अनुराग भदौरिया के सुप्रीमो अखिलेश यादव हो, या उनके एक पार्टी के नए नवेले एमएलसी, जिन्होंने यहां तक कहकर गुमराह किया कि वैक्सीन लगवाने से लोग नपुंसक हो जाते हैं। आप सरकार की अपनी जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, लेकिन विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास। अभी वैक्सीन पर भी सवाल पूछेंगे नवीन जी। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, एक सैफ खान साहब से मैं जरूर कमेंट लेना चाहूंगा, उसके बाद फिर ब्रेक पर जाना है मुझे। सैफ खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आता हूं नवीन जी, आता हूं। अरे नवीन जी, अब आप चुप नहीं हो रहे सर, एक मिनट रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। सैफ खान साहब, आपके पास आ रहा हूं। सैफ साहब, आपसे मेरा सवाल यह है, सरकार व्यवस्था देख रही है, लेकिन साथ साथ व्यवस्था में सेंध लगाने वाले लोगों को कौन देखेगा? किसकी जिम्मेदारी है? माफ कीजिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आज आपके साथ जो है वापस मौका मिला जी। मैं कहना चाहूंगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बोल रहे थे, पार्टी से आते हैं तो जाहिर सी बात है राजनीति की बात करेंगे, विपक्ष की बात की उन्होंने। मैं इसकी शुरुआत की, कोरोना की शुरुआत करूं तो 30 जनवरी को पहला जो केस रजिस्टर हुआ था केरला में, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है और उनके प्रतिनिधि जो है नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, जबकि उसे रोका जा सकता था। उस वक्त जो है जो प्लेनों से आ रहे थे लोग, क्योंकि कोरोना फैलने से फैलता है, ऐसे नहीं फैल जाता। उस वक्त अगर क्वारंटीन सेंटर्स उनके अलग बनाए जाते, उस वक्त अगर मॉनिटरिंग की जाती, तो आज हमारे देश में 2,46,000 से यानी 2.5 लाख से ज्यादा जो लोग जो हैं वो मरते नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी जो है, खैर बहरहाल अब वो फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है, अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं। आज ये बैठ के जो है जो भाषण दे रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। जब मुझे कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ पे दिखा दीजिए जिसके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, वेंटिलेटर्स हो, आपके बेड्स हो, पीपी किट्स हो या ऑक्सीमीटर्स हो। मुझे अगर इतना ही वो चीज है तो खुद अभी बैठ के गौतम बुद्ध नगर में किसी भी एक हॉस्पिटल में तो चैलेंज करके कहता हूं बेड इंतजाम कर दीजिए। अभी ये है इनकी सच्चाई जो है कि बोलते व्यवस्थाएं कर दी। क्या व्यवस्था की है? योगी जी जो है बीआरटी हॉस्पिटल में राउंड लगाने के बाद दूसरे दिन जो है 23 के करीब बच्चे मर जाते हैं ऑक्सीजनों की कमी की वजह से। ये व्यवस्था है इस सरकार की। जो राजनीति नहीं करने छोड़ेंगे, जो है उसके ऊपर बोलेंगे जरूर। ये नहीं कि व्यवस्था देख सके कि दूसरे राज्यों में ये हो रहा है, दूसरे राज्यों में ये हो रहा है। अरे भाई, पूरे देश में जो है ये रोकी जा सकती थी चीज जो है। अगर 30 जनवरी को राहुल गांधी जी ने जो सबसे पहले बयान दिया था कि बहुत बड़ी पीड़ा हमारे देश में आने वाली है, अगर ये सरकार सुन लेती, फिर कहते कि विपक्ष नहीं बोलता है। और विपक्ष की जब वो बोलता भी है तो उसकी फिर बात कहां सुनी जाती है? मैं तो ये जानना चाहता हूं। आज मैं इनसे चैलेंज करता हूं, कर दीजिए ना हॉस्पिटल में एक बेड का इंतजाम, अभी चैलेंज करके कर दीजिए। चलिए हम भी देखते हैं कि कितनी व्यवस्था है सरकार की। आइए। नहीं, हाल के दिनों में व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर एक अदद बेड की गुहार लगाते मरीज के तीमारदार, एक रेमडेसिविर के लिए गुहार लगाते, एक ऑक्सीमीटर के लिए गुहार लगाते तीमारदारों की पोस्ट हमने देखी है, स्टेटस हमने देखे हैं। पढ़े लिखे को आरसी क्या, हाथ कंगन को फारसी क्या? सबूत आंकड़ों में या सच्चाई इनमें हम माने? ये बहुत से सवाल हैं। सैफ साहब, मैं ये सवाल उठाऊंगा और
डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी। डॉक्टर साहब, हमने इस डिबेट के पहले हिस्से में सैल्यूट किया और हम अब भी सैल्यूट करते हैं उन डॉक्टर्स को, नर्सेस को, उन वार्ड बॉयज को, उन पैरामेडिकल स्टाफ को जो इस मुश्किल दौर में दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, सब काम कर रहे हैं, आम जनता की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शामली से एक खबर आई, शामली से खबर यह आई कि अस्पताल का एक कर्मचारी 10,000 रुपए लेकर एक मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाता है खाली, नतीजा मरीज की मौत हो जाती है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने उसे सलाखों के पीछे भिजवा दिया, FIR हो गई। एक खबर आती है नर्स अपने प्रेमी के साथ मिलकर रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कालाबाजारी करती है। ये आपके समाज के अंदर से जो पूरे डॉक्टर समाज को, मेडिकल स्टाफ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है और निंदनीय है, और IM अध्यक्ष होने के नाते भी मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये एक जांच का विषय है कि ये कर्मचारी किस स्तर का कर्मचारी था। ये डॉक्टर तो नहीं था, ये 4th क्लास का था या क्या था, अस्थायी था या परमानेंट कर्मचारी था। तो इस तरह की घटना बहुत ही शर्मसार है, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी सख्त धाराएं हैं, जो भी मैं तो कहूँगा देश विरोधी कानून में यदि कोई ऐसी धाराएं बनी हुई हो तो वो सब धाराएं ऐसे लोगों के खिलाफ लगाई जाए, ताकि ऐसे लोगों के सबक की हालत को देख करके और कर्मचारी हो या और कोई भी काला बाजार करने वाले लोग हो, और इस तरह के चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट सेक्टर्स के भी हो, कहीं भी हो, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें भी कहीं हमारी कहीं आवश्यकता पड़ती हो की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, लेकिन वो सख्त धाराएं हैं जो लगाई जा सकती हैं। डॉक्टर शर्मा, मेरा आपसे एक सवाल और भी है। ये हम सब जानते हैं और चारों पैनलिस्ट जो आप बैठे हैं हमारे साथ, ये इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि आप वेंटिलेटर्स एक रात में मंगा सकते हैं, आप ऑक्सीमीटर्स, कंसंट्रेटर्स, आप बाकी चीजें, सिलेंडर्स एक रात में मंगा सकते हैं, लेकिन एक रात में डॉक्टर्स तैयार नहीं होते हैं। इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट को आप पर्याप्त मानते हैं? और अगर इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त व्यवस्था कर भी ली जाए, डॉक्टर्स कहां से आएंगे इतने? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, और मैं जैसे कि चर्चा के शुरुआत में ही मैंने सबसे पहले ये बात रखी थी कि 135 करोड़ के देश के अंदर मैं अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, और मेरा किसी, पहले भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं अपने एज ए डॉक्टर, उसकी चिंता मत करिए शर्मा जी, तो आप तो डॉक्टर हैं, कई बार मुझ पर भी आरोप लगाए जाते हैं यहाँ, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता उसका, आप बोलते रहिए सर। तो देखिए, डॉक्टर्स की कमी आज से नहीं है, बहुत समय से है, काफ़ी समय से है, और बहुत सारी सरकारों ने आई है और गई है, और काफ़ी सरकारों ने इस पर ध्यान दिया, काफ़ी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बात सत्य है कि जब से आदरणीय योगी जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, तो हमारे प्रदेश के अंदर जो है काफ़ी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, और काफ़ी मेडिकल कॉलेजों में सीट भी बढ़ी है। तो जिस तरीके से हम UG स्तर पर, MBBS के स्तर पर, जो मेडिकल कॉलेज में UG के वाले जो बच्चे होते हैं, जो 4.5 साल की MBBS की ट्रेनिंग, 1 साल का इंटर्नशिप होता है, तो 5.5 साल में लगभग हमारे मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद में डॉक्टर तैयार होता है। हम उसी तरीके से, उसी रेशो से यदि हम PG में भी सीट बढ़ा देते हैं, तो मैं समझता हूं देश के अंदर, मैं एक अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण भारतवर्ष में डॉक्टर्स की कमी, स्पेशलिस्ट की कमी जो है वो पूरी हो सकती है। लेकिन ये बात सत्य है कि रातों रात तो नहीं होगा, लेकिन जैसे यूपी में काफ़ी मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, इसी तरीके से अन्य प्रदेशों में भी, अन्य जनपदों में भी जहां आवश्यकता है, यदि इस तरीके से मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की संख्या बढ़ाई जाए, तो आने वाले कुछ सालों में, 4-5 सालों के अंदर, हम जो डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, हो सकता है कि हम उसमें कुछ हमारा इजाफा हो जाए। लेकिन वर्तमान की स्थिति में यह है कि जो इतने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारे संसाधन हैं, उस तरीके से हम लोग सही तरीके से, और दिन रात हमारे डॉक्टर, चिकित्सक साथी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं, चाहे वो
गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। जहां तक वेंटिलेटर्स की बात आई थी कि वेंटिलेटर 24 घंटे, वेंटिलेटर तो 24 घंटे में आ जाएगा, लेकिन वेंटिलेटर को लगाने में चलाने वाले टेक्नीशियन और डॉक्टर्स वो कहां से आएंगे? उसके लिए सीमित संसाधन है। सवाल था, अभी मैं कोई डॉक्टर सज्जन शर्मा बोल आपके रहे पास थे लौट रहा हूं। कि अभी आपसे मुझे कुछ और सवाल हाँ, पूछने हैं, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा आपके मैं पास। एक बात अपनी हाँ बोलिए डॉक्टर शर्मा, बोलिए। एक सवाल मैं एक जवाब देना चाहता हूं, यदि आप मुझे इजाजत दें। जी जी। अभी हमारे एक भाई कुछ बोल रहे थे, मुझे नहीं पता कौन है, कि आदरणीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी का जिक्र कर रहे थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे नोएडा में नोएडा में अकेले गौतम बुद्ध नगर की यदि बात की जाए, उसमें भी नोएडा की बात की जाती है, तो हमारी जो सीमाएं हैं दिल्ली से लगती हुई है, हरियाणा से लगती हुई है, अन्य जनपदों से लगती हुई है। और हमारे यहाँ नोएडा के अंदर जो पेशेंट है वो नोएडा का ही नहीं है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का है। एनसीआर का पेशेंट आता है, किसी का भाई यहाँ नौकरी करता है, किसी का फादर यहाँ नौकरी करता है, या किसी का रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। क्योंकि यहाँ मेडिकल हब होने के कारण, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल के कारण अन्य जनपदों से भी हमारे यहाँ समझ गया डॉक्टर शर्मा आपकी बात, लेकिन देखिए मैं इस चर्चा को नोएडा में अदद मौजूद एक बेड तक सीमित रखने की बजाय संपूर्ण उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश, पैन उत्तर प्रदेश को मैं करना चाहता हूं। सैफ साहब, मैं जानता हूं आप इस पर आपत्ति जताना चाहते हैं, तो लेकिन मैंने साफ कर दिया सैफ साहब कि मैं सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं रखूंगा इस डिबेट को। रिक्वेस्ट करना चाहूँ, हाँ मैं लौट रहा हूं डॉक्टर शर्मा आपके पास। ये निवेदन करना चाहूंगा सर, ये देखिए, ये एक मात्र पॉइंट जो है वो पूरे डिबेट को सिर्फ एक जगह ले जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करनी है मुझे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस हाईकोर्ट में वकील जज को फोन पर रिकॉर्डिंग सुना देता हो कि देखिए ये खाली पोर्टल पर बता रहा है कि बेड खाली है, लेकिन आपके सामने कॉल लगाता हूं और आपको मालूम चलेगा कि बेड खाली नहीं है, और वहां वो साबित होता है, तो वहां पर बेड है या नहीं है वो कोर्ट में उस वकील ने कॉल लगा के बताया था। मैं इस पर आता हूं आपके पास डॉक्टर शर्मा। अनुराग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, इस महामारी ने कई जाने ली, कई लोगों को छीन लिया, लेकिन इस महामारी ने एक अच्छा सबक दिया, एक अच्छी सीख दी कि हमें इस देश में मंदिर मस्जिद से कहीं ज्यादा अस्पतालों की जरूरत है। हमें पंडितों मौलवियों से कहीं ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। पंडित मौलवी अपना काम करते हैं, वो हमको धर्म का रास्ता बताते हैं, लेकिन जान बचाने वाले डॉक्टर्स की संख्या अपर्याप्त थी। ये इस महामारी ने साबित किया है। बिल्कुल सही बात कही है, और इसी बात पे तो हम हमेशा से समाजवादी पार्टी जोर देती रही है कि हमें विकास की राजनीति करनी चाहिए। ये क्या रखा है शमशान घाट और कब्रिस्तान में, मंदिर और मस्जिद की राजनीति में, जाति धर्म की राजनीति में ये भारतीय जनता पार्टी बांटती रही। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता, मेरे साथी कह रहे थे कि हमने 32 मेडिकल कॉलेज बना दिए। अरे प्रभु, झूठ तो अब ना बोलो, ऊपर वाला सब देख रहा है। आपको यहाँ जगह नहीं थी। डीआरडीओ जहां आपने बनाया है वो भी शिल्पग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर का समाजवादी नहीं बनाया होता तो डीआरडीओ हॉस्पिटल वहां कैसे बना लेते आप? डीआरडीओ हॉस्पिटल भी बनाया, वो भी शिल्पग्राम जो समाजवादी बना के गए हैं। एक हॉस्पिटल आप लखनऊ में गिना दो, इतना बड़ा लखनऊ है जो आपने बनाया हो और आज चल रहा हो। या कैंसर हॉस्पिटल हमने बनाया था, आपने कितने साल तक उसको बंद रखा? 4 साल तक। अभी जब हम लोगों ने हल्ला काटा तब जाके आपने कोविड हॉस्पिटल उसको खोला। ये 4 साल तक बंद पड़ा रहा। आप इसलिए नहीं चलाना चाहते थे कि आपको शर्म लग रही थी, हम चलाएंगे तो समाजवादियों का नाम होगा। सोचो आप, एक हॉस्पिटल का नाम आप बता दो और एक आप लगातार जो आप इस तरह की बातें मत करो। जनता देख रही है, अच्छा नहीं लगता है। मौतें हो रही है, हर कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर में मौतें ना हो रही हो। नवीन से आ रहा हूं आपके पास, पहले अनुराग जी का सवाल सुन लीजिए। किसकी वजह से हो रही है? और सुनिए, किसकी वजह से हो रही है? आपने भी डॉक्टर साहब ने बोला ऑक्सीजन मंगाने में कितने साल लगते हैं, कितने साल ऑक्सीजन मंगाने में लगते हैं, प्लांट लगाने में लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं, आपको वेंटिलेटर मंगाने में कितना समय लगता है, और एम्बुलेंस खरीदने में कितना टाइम लगता था? 1.5 साल आप यहाँ पे धर्म की राजनीति करते रहे। जैसे अभी आपने बोला, ये धर्म की राजनीति करते रहे 1.5 साल तक, और समाजवादियों पे एफआईआर करके जेल भेजने का काम करते रहे। यही इनका काम था। मैंने किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया कि कौन धर्म की राजनीति कर रहा है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि देश प्रदेश में धर्म के नाम पर राजनीति होती रही। अनुराग जी, अब जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ले लीजिए। पॉजिटिव राजनीति अगर करते समाज के अंदर, ठीक बात है, आपकी बात से सहमत हूं आपकी। पॉजिटिव राजनीति की अगर ये पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति होती तो आज कुछ अलग तस्वीरें होती। अब अनुराग जी, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। शमशान घाट में टाइम नहीं, लोगों के पास लाइन लगानी पड़ती है अपने डेड बॉडी जलाने के लिए। कब्रिस्तान में वही हाल है। इन लोगों ने हर आदमी को शमशान घाट कब्रिस्तान पहुंचा दिया। ये इन्होंने व्यवस्था की है, और गिनाते हैं 32 मेडिकल कॉलेज। नाम बताइए कौन से 32 मेडिकल कॉलेज? अब आपने वही सवाल दूसरी बार पूछा है, उसका जवाब ले लीजिए। अनुराग जी 1 मिनट। नवीन जी, आपने जो आंकड़े दिए, अनुराग जी ने उस पर सवाल उठाए। मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता उन सवालों को दोहराकर, क्योंकि अपने ही सवालों को 2-2, 3-3 बार अनुराग जी ने पूछा है। आप जवाब दीजिए।
देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अनुराग जी और उनकी पार्टी अपने को विकास पुरुष के नाम पर स्थापित करना चाहती है। अनुराग जी बताएंगे कि हमने ये शुरू कर दिया था, वो शुरू कर दिया था। भाई 5 साल आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपने उद्घाटन क्यों नहीं किया? आपने सारे काम आधे अधूरे छोड़ रखे थे, जिसको हमने पूरा करने का काम किया। आपकी सरकार के समय में नवीन जी, आप ये जो समाजवादी पार्टी पर अभी हमला बोल रहे हैं, निशाना बोल रहे हैं, ये आप कर लीजिएगा सर, आपका राजनीतिक धर्म है, लेकिन अपने जवाब के पहले हिस्से में वो तथ्यात्मक जवाब दे दीजिए जो अनुराग जी ने पूछे हैं। तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं जी। आपको जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में आज 32 जगह पर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, मात्र 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती थी। आज 22 मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, जहां दूसरे और तीसरे वर्ष के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और रही बात शमशान कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान के लिए चंदा कौन देता था, पैसा कौन देता था? तुष्टीकरण की राजनीति के चलते समाजवादी पार्टी देती थी। भाजपा शमशान कब्रिस्तान की राजनीति नहीं करती है। हमारी सरकार बनी तो हमने। अच्छा नवीन जी, मैं आपको एक मौका और देता हूं। नवीन जी, अनुराग जी ने पूछा लखनऊ में आपके द्वारा बनाया गया किसी अस्पताल का नाम बता दीजिए, तो आप वो बता के अनुराग जी को जवाब दीजिए। लखनऊ में ऑलरेडी केजीएमसी, पीजीआई और हमारा लोहिया इंस्टीट्यूट जो है उसको हमने इनहांस किया, उसकी क्षमता हमने बढ़ाई है। अभी ये कैंसर हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, अनुराग भदौरिया से सिर्फ एक प्रश्न पूछ लीजिए कि इनकी सरकार के समय में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। अच्छा ठीक है, देखिए इस चर्चा में सैफ खान साहब अगर बीच में आपको नहीं टोक रहे हैं तो इसकी सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए, उनका बराबर का अधिकार है। मैं उनके पास आ रहा हूं। अगर सैफ खान साहब आपको बीच में नहीं टोक रहे हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनुराग जी 1 मिनट, नवीन जी 1 मिनट, सैफ खान साहब आपके पास आ रहा हूं। सैफ खान साहब, चूंकि आप विपक्ष में, आपसे भी मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जो अनुराग भदौरिया साहब से मैंने पूछा था। मेरा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में मस्जिद हुई, मंदिर हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में कभी, उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी यह नहीं हुआ कि कितने अस्पताल हैं पर हेड, कितने होने चाहिए, कितने डॉक्टर हैं, कितने होने चाहिए। अगर यह हुआ होता तो आज तस्वीर बहुत अलग होती। नहीं, मैं आपको बताऊं, लगातार ये मांग तो जो है विपक्ष की तरफ से हमेशा से यूपी में उठती रही है कि डॉक्टर्स की इतनी कमी है। पिछले साल अगर आप पिछले साल देखें तो 6000 से ज्यादा जो है डॉक्टर्स की कमी जो है उत्तर प्रदेश में रही है। मैं मगर बड़ा हैरान हुआ ये स्टेटमेंट सुन के। डॉक्टर साहब का यूं कि एक डॉक्टर आपके पैनल पे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये एनसीआर से जुड़ा हुआ है। एनसीआर से जुड़ा हुआ है तो यहाँ फैसिलिटीज भी ज्यादा होनी चाहिए थी, मगर फैसिलिटीज क्या है डॉक्टर साहब ये बता दीजिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछता हूं या डॉक्टर साहब से पूछता हूं, कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें फैसिलिटी है? प्रेजेंट बताइए ना, किसमें जो है कहां पेशेंट जाए, वो कोई बताने के लिए तैयार नहीं। मैं बताता हूं मौजूदा हालात उत्तर प्रदेश के। वो इसलिए हैं क्योंकि पर कैपिटल हेल्थ के एक्सपेंडिचर जो है वो उत्तर प्रदेश में बाकायदा दूसरी स्टेटों से सबसे ज्यादा कम है। उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार। यह है सच्चाई। अभी जो हॉस्पिटल के डेवलपमेंट पे बात चल रही है, इतने हॉस्पिटल बना दिए, कौन सा फंक्शनल काम कर रहा है साहब? किसको आप एडमिशन अभी दिलवा सकते हैं? जरा मैं तो चैलेंज करके ये कहता हूं। और राहुल गांधी जी की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने जब वैक्सीन तक के लिए बोला कि भाई जब वैक्सीन नहीं है हमारे देश में क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो और बल्कि दूसरी देशों से मंगाइए, तो बड़ी मजाक उड़ाई गई उनकी और केंद्रीय मंत्री मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद आपने जो है उनकी बात मानते हुए बाहर देशों से जो है वैक्सीन हमारे देश में मंगाई। बहुत धन्यवाद इस बात का कि आपने जो है विपक्ष यानी राहुल गांधी जी की बात सुनी। और यही बात अगर 30 जनवरी को इस पार्टी ने सुन ली होती तो आज हमारे देश में 2.5 लाख से ज्यादा मौतें नहीं हुई होती। हमारे पूरे देश की। दूसरी चीज, अभी जो है क्लेम्स वगैरह कर रहे हैं या ये कर रहे हैं कि हम कोशिश कर। 13 मार्च को तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारे देश की ये कहा था कि कोरोना से मत डरिए, तो जानलेवा बीमारी नहीं है। 24 मार्च को फिर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। यह है सरकार की तैयारियां। क्या इस तैयारी पे हमारा देश बैठा हुआ है या हमारे नागरिक बैठे हुए हैं? और हम आज जो है हॉस्पिटलों की डेवलपमेंट के ऊपर ये सुन रहे हैं कि किसने क्या बना दिया था। आप मुझे ये बताइए ना, किसने क्या बना दिया था? कितने हॉस्पिटल में इस वक्त जगह है? सैफ साहब देखिए, अभी तक की इस चर्चा में सरकार ने अपनी सफाई दी है। सैफ साहब, अभी तक की इस चर्चा में सरकार ने अपनी सफाई दी, विपक्ष ने कोसा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप सकारात्मक भूमिका रखिए। सैफ साहब, अगर कोई सुझाव आप देना चाहें कांग्रेस की तरफ से। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टियां सीज कर ली जाएंगी। जी सैफ साहब, आप कोई सुझाव देना चाहें सरकार को, नवीन श्रीवास्तव जी को? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से शर्म आनी चाहिए ऐसी जो स्टेटमेंट देते हैं। नहीं सर, वो तो ठीक है, शर्म आए ना। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? कोई 2 सुझाव आपके मन में हो इस वक्त इस स्थिति से निपटने के लिए? बेड नहीं है, पीपी किट्स नहीं है,
सैफ साहब, आप सुन नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं? सर मैं कह रहा हूं दो सुझाव आप देना चाहें सरकार को कोई। देखिए, सबसे पहले सुझाव, जो डॉक्टर्स इस वक्त अंडर ट्रेनिंग है लास्ट ईयर में, उनको आप जो है पहले जो अभी जवान भी हैं उनको आप जो है सैंक्शन करवा के सबसे पहले मेडिकल की फैसिलिटीज में लेके आइए। क्या ये सुझाव मानेगी सरकार? अभी तक जो सुझाव अगर पहले दिन मान लिया होता 30 जनवरी को राहुल गांधी जी का, आज ये देश में हमें देखने को ना मिलता। पहला सुझाव यही है। दूसरी चीज, हमारे देश में जल्द से जल्द सबसे पहले मॉनिटर करके जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अभी शर्मा जी बोल रहे थे, पता नहीं कहां के डॉक्टर हैं मुझे मालूम नहीं, मगर जहां जो हॉस्पिटलों के हालात हैं, ऐसे मत कहिए सर, आईएमए के अध्यक्ष हैं, कहीं पे भी नोएडा के डॉक्टर हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है। और सबसे पहले सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, ये सब चीजें जो है हॉस्पिटल में मुहैया करानी चाहिए। ठीक साहब, अब मैं आपके पास लौट रहा हूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हालांकि एमबीबीएस के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी कोविड ड्यूटी लगाई जाएगी, सरकार इस पर अब आ गई है। हालांकि उनका ये कहना है सैफ साहब का, ये पिछले साल हो जाना चाहिए था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, पता नहीं दुरुस्त आए भी कि नहीं आए, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अनुराग जी आपसे पूछता हूं कोई दो सुझाव जो आप सरकार को देना चाहें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। तो हमेशा से मैंने बोला, जब भी आप चर्चा हुई है और जब भी बात हुई है, मैंने कहा हम सरकार के साथ हैं जी। हम लोग समाज में मदद कर रहे हैं और हम चाहते हैं सरकार को कुछ नहीं करना है। सरकार को बहुत सीधा सा फार्मूला था जो आज इनको याद आया। ये जो मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे ऐसे लड़के जो एमबीबीएस करके अभी वो एमडी नहीं कर रहे हैं, वो एमडी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ एमबीबीएस के फाइनल ईयर में, जो अभी सरकार ने आप बात मान ली विपक्ष की, जो फाइनल ईयर में है, मैं कहता हूं दोनों को, जो एमबीबीएस ऑलरेडी कर चुके हैं और कई 2-3 साल से वो एमडी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बुलाएं और उनको लगाएं हॉस्पिटल में और उनको अच्छा मान दे दें। ऐसा उनके लिए एक सैलरी फिक्स करें जो सम्मानजनक हो, क्योंकि वो बहुत रिस्क पे काम करेंगे। जैसे आपने जैसे आज निकला था कि वो एक्चुअल वार्ड बॉय है, हम कहते हैं वार्ड बॉय हो या डॉक्टर हो, दोनों सम्मानित हैं। दोनों को भी सैलरी सम्मानित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क पे रहेंगे। वो एक वॉरियर की तरह उनको ट्रीट किया जाए और उनको सम्मान दिया जाए, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह का जो ऑक्सीजन की बात होती है, कभी वेंटिलेटर की बात होती है, कभी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मैं कहता हूं जो व्यवस्था आपने बनाई है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। आप ऐसी व्यवस्था बनाइए, ऐसी व्यवस्था हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में वहां पे एक अधिकारी बैठा दीजिए, 2 अधिकारी, ज्यादा नहीं है, एक हॉस्पिटल में 2 अधिकारी, 2 असिस्टेंट बैठा दीजिए हर हॉस्पिटल में। और वो हॉस्पिटल के हिसाब से, वो जैसे आपने कोविड सेंटर एक बनाया, कोविड सेंटर फोन करो तो जो हालत है वो आप समझते ही होंगे। तो अधिकारियों को ऐसा इंस्ट्रक्शन दो कि अधिकारी कम से कम फोन तो उठाएं। ये प्रभु फोन ही नहीं उठाते किसी का। आप डीएम को फोन मिलाओ तो डीएम सीडीओ का नंबर दे देता है। तो डीएम का काम क्या है भैया? सीडीओ का नंबर देने के लिए अगर डीएम है तो डीएम हटाओ वहां से, डीएम सीडीओ का नंबर। मैं जब भी फोन मिलाता हूं तो डीएम ने अपना नंबर ट्रांसफर कर दिया है अपने पीए के पास, और पीए नंबर दे देता है सीडीओ का, सॉरी सीएमओ का। अब सीएमओ का फोन उठाओ मिलाओगे तो मिलेगा नहीं। तो ये जो डीएम का कार्यक्रम, जो नंबर ट्रांसफर इन्होंने कर दिया है पीए, और पीए दे देते हैं सीएमओ का नंबर, सीएमओ उठाता नहीं है, तो इतने में लोगों की जान निकल जाती है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, कम से कम एक सिस्टम अनुराग जी लौट रहा हूं। नवीन जी, ये देखिए, ये सुझाव दोनों विपक्षी दलों ने आपको दिए हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल, 2 मोर्चों पर आपको इस वक्त लड़ाई लड़नी है। एक, मरीजों को इलाज देना, और दूसरा, समाज के जो ये दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, इनको सबक सिखाना है। पहले वाले मोर्चे पर तो आप जूझ रहे हैं, दूसरे वाले मोर्चे में आपको कड़ाई बरतनी पड़ेगी, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी अगर मरीज को ना मिले तो बहुत बड़ी दिक्कत है सर। ये देखिए, हम दोनों मोर्चों पर काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में कई दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने यह फैसला दिया था कि जो बच्चे एमबीबीएस के 4थे वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, उन सारे लोगों को एक सम्मानजनक भत्ते पर उनकी सेवाएं ली जाए, और जो लोग इसमें काम करेंगे उनको आगे आने वाली नौकरियों के लिए एक वेटेज भी दिया जाए। इसकी घोषणा ऑलरेडी कर चुके हैं। पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य लोग जो विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उनको भी बोनस देने की बात, उनको भी बढ़ी हुई दर पर भुगतान करने की बात भी मुख्यमंत्री ने आदेश किया है। रही बात जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ डे फर्स्ट से हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर, और कहीं ना कहीं इसमें अस्पताल के लोगों की संलिप्तता सामने, उनको भी पकड़ा गया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से, देखिए, समाज के किसी भी वर्ग में सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, कुछ एकाध उसमें खराब लोग भी होते हैं, और उसी का आपने उदाहरण शामली का दिखाया। मैं बताऊं, आज से 10 दिन पहले की बात है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक जिले में, नाम नहीं लूंगा, वहां पर डीएम ने जो निजी अस्पतालों में छापा मारा, तो वहां 200 से अधिक ऐसी बेड मिली जहां पर फर्जी मरीज थे, जो कोरोना के पेशेंट नहीं थे, वह बेड खाली कराई गई।
तो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को तो हम सैकड़ों बार सैल्यूट करते हैं, लेकिन जो इनके मालिकान हैं कहीं ना कहीं व्यावसायिक दृष्टिकोण से वह जो आज के तारीख में काम कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। नहीं, उस मोर्चे पर भी आपको जूझना है सर, ताकि जनता को बेड मिल सके। एक आखिरी सवाल में नवीन जी एक मिनट, एक आखिरी सवाल। डॉक्टर शर्मा जी, मैं देखिए आपको पॉलिटिक्स में नहीं डालना चाहता, वो आपका काम नहीं है, मैं इसीलिए वो सवाल आपसे नहीं पूछूंगा कि सैफ साहब आपके साथ भिड़ जाएं या अनुराग जी भिड़ जाएं, नवीन जी भिड़ जाएं। मैं आपसे सीधा इतना पूछ रहा हूं, जाते जाते मैं कोशिश यही करता हूं डिबेट में कि कोई काम का सवाल जनता के लिए छोड़ दूं। सर, प्लाज्मा थेरेपी से इस वक्त देश में कई जगह कोविड पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। मेरा आपसे एक छोटा सवाल यह है कि अगर कोई नेगेटिव रिपोर्ट वाला कोविड पेशेंट है जो अब ठीक हो चुका है, कितने दिन बाद रिकवर होने के, नेगेटिव रिपोर्ट आने के, वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और उसको करना चाहिए, इसके लिए आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले कहूंगा, एक पता नहीं कौन किस पार्टी का वाहियात प्रवक्ता था अभी आपका, जिसको ये सर देखिए, मैंने सैफ साहब को भी कहा था, आप अपने शब्दों पर ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी कह रहा हूं प्लीज सर, मैंने एक्सपर्ट के तौर पर आपसे एक छोटा सवाल पूछा है। इस आदमी ने ये कहा कि ये कौन डॉक्टर है, इस आदमी को सर मैंने बताया उनको कि आईएमए के अध्यक्ष है नहीं। इस तरीके से बात की जाती है। सर मैं आपसे प्लीज सर सियासत में पढ़ने की बजाय जनता के मतलब का सवाल है, प्लाज्मा कितने दिन में डोनेट कर दिया जाता है सर? ठीक है, लगता है अभी सवाल नहीं मिल रहा है, हम कोशिश करेंगे इसका जवाब मिल जाए। बहुत धन्यवाद अनुराग जी, सैफ साहब और इसके साथ साथ डॉक्टर एनके शर्मा जी, नवीन श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ एक छोटे